जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। साथियों, आज वाले लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं मराठों के बारे में। देखो, पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको मुगलों के बारे में बता दिया था। मुगल साम्राज्य का पूरा डिटेल से चर्चा कर ली थी। और आज इस लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे मराठों के उत्कर्ष की। देखो, आपको ये पता है कि दक्षिण भारत में मराठों का, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मराठों का उदय होता है। और मराठों के अंदर जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो कौन कौन से हैं? शिवाजी थे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो एक बार हम यहाँ शिवाजी के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी डिटेल से हम पूरा एकदम डिटेल से एनालिसिस करके हम नहीं चल रहे हैं, रिवीजन के दृष्टिकोण से हमारा लेक्चर चल रहा है। तो इस हिसाब से हैं, बस ये तथ्य हैं, आपको ध्यान रहे। एग्ज़ाम में आएंगे सीधे, आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करके इनको अच्छे स्कोर कर लो, बस इसी दृष्टिकोण से चला गया है। बाकी हम डिटेल से एक दूसरी श्रृंखला शुरू करेंगे, उसके अंदर बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी रिवीजन के दृष्टिकोण से है तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसको। देखो, शुरू करते हैं। मराठों का उत्कर्ष। मराठों का उत्कर्ष में शिवाजी है सबसे पहले। शिवाजी की चर्चा करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण शासक यही है। इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे और फिर इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। अगर मराठों के बारे में आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वैसे अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो कोई काम का भी नहीं है ये लेक्चर आपके। देखो, होता क्या है, मराठा राजवंश के अंदर एक सज्जन सिंह नाम के व्यक्ति थे। सबसे पहले सज्जन सिंह थे, वो भी 5वीं पीढ़ी के थे, मराठों की 5वीं पीढ़ी के। उसके बाद में एक उग्रसेन आते हैं। उग्रसेन के दो बेटे होते हैं। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ कि मराठों का है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। उग्रसेन के दो बेटे होते हैं, एक का नाम है कर्ण सिंह और एक का नाम है शुभकर्ण। एक का नाम क्या है? शुभकर्ण। अभी ये जो शुभकर्ण है, इसके जो संतान होते हैं, इसके जो वंशज है वो कहलाते हैं भोंसल। वो क्या कहलाते हैं? भोंसल। जैसे आप जितने भी नाम सुनोगे, बालाजी, भोंसले वगैरह, ये इसी के वंशज कहलाते थे। समझ में आ गया? उग्रसेन के दो बेटे हैं, कर्ण सिंह और शुभकर्ण के जो वंशज हैं वो कहलाते हैं भोंसले। और इसी के एक वंशज होता है जिसका नाम है बालाजी भोंसले। ठीक है, बालाजी भोंसले। और बालाजी भोंसले के बाद में एक व्यक्ति आते हैं मालोजी। कौन है? मालोजी। ये पहले पता आपको सरदार टाइप में थे एक प्रकार से, फिर ये अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो मालोजी जो आते हैं, मालोजी के दो बेटे होते हैं, मालोजी के दो संतान होते हैं, दो बेटे होते हैं। उनका नाम क्या था? एक का नाम था शाहजी भोसले। यहाँ से आपके काम की बातें शुरू होती है, शाहजी भोसले। ठीक है, एक का नाम है शाहजी भोसले और एक का नाम है संभाजी। ये संभाजी थे, ये बड़े भाई थे, लेकिन ये कोई काम के नहीं हैं। हमारे को इसी पे ध्यान रखना है, शाहजी के ऊपर। शाहजी के साथ क्या होता है? देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ शाहजी की। ठीक है, किसके बेटे हैं ये? मालोजी के। तो शाहजी की शादी होती हैं दो। इसकी दो शादियाँ होती हैं शाहजी की। एक जो शादी होती है वो होती है जीजाबाई के साथ। किसके साथ होती है? जीजाबाई के साथ। और दूसरी शादी होती है तुक्काबाई के साथ। किसके साथ होती है? तुक्काबाई के साथ। ध्यान रखना है, शाहजी भोसले के दो विवाह होते हैं, एक जीजाबाई के साथ, एक तुक्काबाई के साथ। और ये जो जीजाबाई है, ये देवगिरी के यादव लखोजी जादराव की बेटी थी। ये देवगिरी का था यादव, मतलब कि लखोजी जादराव, उसकी बेटी थी ये जीजाबाई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आ गया कि शाहजी भोसले की दो शादियाँ होती हैं, एक तो जीजाबाई के साथ, एक तुक्काबाई के साथ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जीजाबाई और यहाँ लिखता हूँ तुक्काबाई। ठीक है, अब इन दोनों के एक एक बेटे प्राप्त होते हैं। किसको? जीजाबाई को एक बेटा होता है जिसका नाम है शिवाजी। क्या नाम है? शिवाजी। इसको बोलेंगे शिवाजी प्रथम। ठीक है, और फिर तुक्काबाई के एक बेटा होगा, उसका नाम है राजा राम। देखो, ये दोनों ही शासक बनते हैं, राजा राम। ठीक है, शिवाजी प्रथम 1627 से लेके 1680 तक शासक बनता है। और ये राजा राम बनता है 1679 से लेके 1700 तक का। ठीक है, समझ गए? तो हम यहाँ बात करेंगे। देखो, क्या हुआ था, शाहजी के बेटे हो गए ना दोनों, शाहजी, क्योंकि शाहजी की पत्नी है जीजाबाई और तुक्काबाई। और जीजाबाई से जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम शिवाजी है प्रथम, और तुक्काबाई से जो पुत्र होता है उसका नाम है राजा राम प्रथम। अब क्या होता है, ये जो शाहजी हैं, ये इन दोनों को मतलब कि अच्छी तरह से नहीं रखते, उपेक्षा करते हैं इनकी। तो इन दोनों की उपेक्षा करते हैं, मतलब जीजाबाई की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा मतलब इनको प्यार प्रेम से नहीं रखते हैं, इनको ये अपने एक तरह से उपेक्षित कर देते हैं और निकाल के इनको ये क्या करते हैं, जीजाबाई को एक पूना की जागीर दे देते हैं। ठीक है, पूना की जागीर दे देते हैं। और इसी का बेटा है कौन? शिवाजी प्रथम। अभी अल्पवयस्क है शिवाजी प्रथम तो, लेकिन जीजाबाई के संरक्षण में और ये पूना की जागीर प्राप्त करके वहाँ रहने लग जाते हैं।
ठीक है, पूना की जागीर प्राप्त करके वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। अब इस शिवाजी का एक गुरु है, शिवाजी का गुरु है दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव। ठीक है, दादा कोंडदेव शिवाजी का गुरु है, इसका एक तरह से संरक्षक है, अभिभावक है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है 1647 में मृत्यु। इनकी क्या हो जाती है 1647 में मृत्यु, किसकी? दादा कोंडदेव की। दादा कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में मैं थोड़ा आगे बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गई तो बात मैंने कहाँ से बताई, शुरू की थी बात, शाहजी से बात की थी कि शाहजी भोसले हैं, उसके दो विवाह होते हैं, जीजाबाई से, तुक्काबाई से। जीजाबाई के जो पुत्र होता है उसका नाम है शिवाजी प्रथम, और तुक्काबाई के जो पुत्र होता है उसका नाम है राजा राम प्रथम। ठीक है, तो एक बार मैं शासक बताता हूँ कौन कौन से शासक कैसे कैसे बनते हैं। तो ये जो शिवाजी प्रथम है 1627-1680 तक शासक बनता है। उसके बाद में शंभूजी बनेंगे शासक 1680 से 1689 तक शंभूजी, और शंभूजी के बाद में साहू जी आएंगे, ये बनेंगे। और फिर शंभूजी के बाद में राजा राम आते हैं, राजा राम शासक बनेंगे 1689 से 1700 तक। ठीक है, और फिर राजा राम का एक बेटा होता है, उसका नाम है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। तो यहाँ आपको कंफ्यूज दूर हो गया ना, एक तो शिवाजी प्रथम है जो जीजाबाई का बेटा है, और एक शिवाजी द्वितीय है जो राजा राम का बेटा है, ठीक है। उसके बाद में इन सब के बाद में एक शासक आएंगे साहू जी, और साहू जी के बाद में स्वतंत्र शासक आ जाएंगे दो, एक तो सतारा में साहू जी रह जाएंगे, एक कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय शासक बन जाएंगे। इस प्रकार से ये चलता रहता है इनका। ये काम को ज़्यादा है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया तो भी इसको अवॉइड कर देना। वैसे थोड़ा सा बताया है मैंने कि क्या इनका सिस्टम क्या था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वैसे भी है, क्योंकि इसकी पूरी हिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये कॉम्प्लिकेट है। तो मैं इतना बता दिया है आपको मैंने कि ये शिवाजी जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं ये है शिवाजी प्रथम, और जीजाबाई के ये पुत्र हैं, और साहू जी भोसले इनके पिता का नाम है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक ही मान लो एक तरह। मराठा साम्राज्य के संस्थापक है कौन है? शिवाजी। इनका जो जन्म होता है 6 अप्रैल 1627 में होता है शिवनेर के अंदर। इनके पिता शाहजी भोसले हैं, माता जीजाबाई है, और इनकी पत्नी है साईबाई निबालकर, साईबाई निबालकर इनकी पत्नी है। गुरु कौन है इनके? दादा कोंडदेव है, ये अभिभावक भी हैं, गुरु भी हैं, संरक्षक भी एक तरह से। प्रभाव को किसका था इनके ऊपर? गुरु रामदास का प्रभाव था। इनका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ के अंदर 1674 में श्री गंगा भट्ट द्वारा। ठीक है, उसके बाद में आगे चलें थोड़े से। इन्होंने कुछ अभियान चलाए थे, महत्वपूर्ण अभियान चलाए थे। कौन कौन से अभियान चलाए थे उनके बारे में देखते हैं। तोरण का अभियान चलाए थे 1644 में, प्रथम अभियान था, और रायगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया था। अफजल खां की हत्या करके इन्होंने बीजापुर पर अधिकार किया था। शाइस्त खां को हराया था इन्हें, शाइस्त खां को इन्होंने हराया था। अफजल खां देखो क्या था, अफजल खां ने इनको बंदी बना के एक तरह से अफजल खां को शिवाजी की जो सैनिक थे उनको अफजल खां हराने की कोशिश कर रहा था। तो शिवाजी को पता था हम नहीं जीत पाएंगे, तो अफजल खां ने चालाकी से शिवाजी को अपने साथ ले जाने की सोची, लेकिन इस चालाकी को शिवाजी समझ जाते हैं, और शिवाजी समझ के चालाकी से ही इस अफजल खां की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं इनको। और फिर क्योंकि पहले तो शिवाजी को पता था कि भाई अफजल खां की सेना को नहीं हरा सकते, लेकिन अब सेना की जो सेनापति है मुख्य अफजल खां वही मारे जाते हैं, तो फिर शिवाजी इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, इनकी सेना भाग खड़ी होती है। इस प्रकार से शिवाजी विजय हो जाते हैं, और विजय होकर ये फिर क्या करते हैं, जो पन्हाला का किला है उसके ऊपर आक्रमण कर लेते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। दक्षिण के अंदर कोंकण और कोल्हापुर पे, इन क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार एक हिस्ट्री है इनकी, आपको देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ चल रहे हैं तो इन्होंने क्या, अफजल खां की हत्या कर दी थी, और शाइस्त खां को हरा दिया था, और सूरत बंदरगाह को लूट लिया था इन्होंने, सूरत बंदरगाह को लूट लिया था। ठीक है, फिर 1665 के अंदर ये पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि किस किस के बीच में होती है? आमेर का राजा था जयसिंह, आमेर का राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में होता है, आमेर का राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में होता है। अब ये संधि क्यों होती है भाई? देखो क्या होता है, जब ये शिवाजी थे उस टाइम पे मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने इसको राय सिंह को भेजा था। आमेर का शासक था, आमेर मतलब जयपुर बोलो मैं, जयपुर का शासक था। तो राय सिंह इसको जयसिंह को भेजा था कि आप इससे संधि करवा के लाओ, शिवाजी के पास जाओ। तो ये जाता है जयसिंह शिवाजी के पास, और इसको संधि करने के लिए एग्री कर लेता है। आमेर का राजा है, इसको संधि करने के लिए एग्री कर लेता है, और ये पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो पुरंदर की संधि का पता चल गया। अन्य तथ्य देखें तो औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लिया था, और फिर 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन के अंदर देखो क्या होता है, इन्होंने अष्टप्रधान की शुरुआत की थी। अष्टप्रधान इनका एक मंत्रिमंडल था, मतलब कि एक अष्टप्रधान मतलब 8
प्रधानमंत्री थे, विभाग बनाए थे और मंत्री बनाए थे उनके अलग अलग। जैसे मजूमदार था, अमात्य विभाग का था, और सुम्मत दबीर था, पेशवा कहलाते थे जो इनका प्रधानमंत्री, उसको पेशवा कहते थे। वाक्यान्वित मंत्री होता था, न्यायाधीश होता था न्याय विभाग का। इस प्रकार से 8 मंत्री थे। तो अष्टप्रधान शिवाजी का मंत्रिमंडल था और राजा की मर्जी चलती थी, और इसके अंदर जो लोग होते थे वो अनुवांशिक नहीं होते थे। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। इसकी सेना को 3 भागों में बांट रखा था शिवाजी ने अपनी सेना को, जिसके अंदर पागा सेना होती थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे, उनको पागा सेना कहते थे। और सिलहदार होते थे, सिलहदार ऐसे जो घुड़सवार होते थे उनको सिलहदार कहते थे। और पैदल होते थे, पैदल सैनिकों को पैदल कहते थे। ठीक है, ये इस प्रकार की इनकी सेना है थोड़ी सी। और उसके बाद में थोड़ा सा और देखो, बस ज़्यादा जानकारी नहीं इतनी है। शिवाजी के बाद में देखें, शिवाजी की कर व्यवस्था थी मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। रस्सी द्वारा माप के स्थान पर ये काठी एवं मानक घड़ी का उपयोग आरंभ करते हैं। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, और जो बढ़ाकर फिर 40% भी हो गया था। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी, ये चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार के कर हैं, शिवाजी के द्वारा ही लगाए गए थे। चौथ के अंदर क्या था, किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले में दी जाने वाली रकम को कहा जाता था। चौथ क्या होता था, किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले में दी जाने वाली रकम, मतलब किसी एक क्षेत्र को बर्बाद नहीं करेंगे, उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, नहीं तो आक्रमण करके बर्बाद कर देंगे, इसके बदले में जो कर लेते थे वो चौथ कहलाता था। और सरदेशमुखी क्या होता था, इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। मतलब सरदेशमुख जिससे जिससे सरदेशमुख लेते थे, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर इनका प्रभाव है, शिवाजी का प्रभाव है। तो ये इन्होंने शुरू किए थे चौथ और सरदेशमुखी, ये 2 प्रकार के इसके करते, ध्यान रखना है इनको आपको। और इनके जो अष्टप्रधान थे, अष्टप्रधान में मैंने बताया था आपको, जैसे पेशवा थे इनका प्रधानमंत्री, तो राजस्थान प्रशासन का अर्थव्यवस्था देखता थे। सरी ये नौबत सेनापति होता था, सेना प्रधान का। ठीक है, अमात्य में राजस्व मंत्री होते, आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे। व्याख्यान सूचना गुप्त और संधि वगैरह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनिस था, ये राज्य के पत्रों का पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत होता था, विदेश मंत्री होता था। और पंडित राव धार्मिक कार्यों की तिथि का निर्धारण करने वाला एक व्यक्ति होता था, अधिकारी होता था। न्यायाधीश था, ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। इस प्रकार के इसके अष्टप्रधान हो गए। और यहाँ आगे चलते हैं, थोड़ा सी शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारियों में देखो, संभाजी है, राजा राम है, शिवानी द्वितीय हैं, साहू जी हैं। इसके सलाहकार कौन थे, कवि कलश उज्जैन थे। छत्रपति की उपाधि धारण की थी इन्होंने। राजा राम ने राजधानी सतारा को बनाया था। ताराबाई का संरक्षण प्राप्त था शिवाजी द्वितीय को। और ये 1707 में साहू व ताराबाई के मध्य में युद्ध हुआ था। कौन सा, खेड़ा का युद्ध हुआ था। और साहू की जीत और पेशवा पद का अंत हो जाता है। यहाँ से साहू की जीत हो जाती है, पेशवा पद का अंत हो जाता है, इस प्रकार से। तो ये मैंने वैसे पहले ही बता दी है, यहीं तक जानकारी थी मराठों के बारे में। मराठा यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे। और उसके बाद में हम करेंगे अभी आधुनिक भारत की शुरुआत। अब शुरू कर रहे हैं हम आधुनिक भारत की शुरुआत, आधुनिक भारत की शुरुआत। ठीक है, अब आधुनिक भारत मुझे लगता है आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी जरूरत है, और पीटी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बाकी और भी जो एग्ज़ाम है आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा एग्जाम आते हैं। तो हम चाह रहे हैं आधुनिक भारत को हम थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ना शुरू कर दें। एकदम एक एक टॉपिक को धीरे करें, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ें, क्योंकि आधुनिक भारत का अगर रिवीजन अगर शुरू करवाते हैं तो वो फिर फास्ट लेके जाना पड़ेगा, बाकी आपके काम नहीं आएगा। फास्ट अगर चाहोगे तो फास्ट भी करवा देंगे वैसे। तो आप कमेंट करके बता देना, अगर आपको रिवीजन के दृष्टिकोण से करने हैं तो उस हिसाब से लेके चलेंगे, और डिटेल से पढ़ाना है तो मैं डिटेल से एक एक चीज़ को लेके चलूँगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम के अंदर हर प्रकार की समस्या का सोल्व हो सके। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।